नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है वो होती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, हरियाणा भवन में ये बैठक की जा रही है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, हरियाणा भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक लगातार जारी है और सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है वो हो रही है और पंचायती और जिला परिषद चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। सिंबल पर लड़े चुनाव या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। 22 जिलों के प्रभारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि बड़ी और विस्तार पूर्वक की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में हरियाणा भवन, उसके अंदर ये बैठक लगातार जारी है। प्रेमराज हमारे संवाददाता जो है इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रेमराज जी, अगर बात की जाए हरियाणा में, ये जो बड़ी बैठक हरियाणा की हरियाणा भवन में होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ महत्व निकलता हुआ सामने आ रहा है या कोई अपडेट आप तक पहुंच पाई हो? अब देखो, देखिए 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, तमाम जो 22 जिलों के चुनाव प्रभारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में इस मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है और जो जानकारी है, तमाम जो पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, 22 जिलों के 22 प्रभारी, वो अपना फीडबैक मुख्यमंत्री को देंगे। उसके बाद जो जानकारी है कि सुनिश्चित होगा कि जो चुनाव है पंचायत का, वो बीजेपी सिंबल पर लड़ती है या नहीं लड़ती। जी बिल्कुल प्रेमराज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पंचायती चुनाव? 22 प्रभारी इस मीटिंग में आ रहे हैं, तमाम जो गणमान्य लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायती चुनाव को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय भूमिका क्यों निभा रही है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की बात करें, कांग्रेस ने पहले ही अपना मुद्दा साफ कर रखा है पंचायत चुनाव को लेकर कि वो सिंबल पर लड़ेंगे। उसी कड़ी में बीजेपी की बात करें, हालांकि पहली दफा देखने को मिल रहा है जब बीजेपी इतना गंभीर नजर आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर। छोटे चुनाव को लेकर बीजेपी कभी भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती हुई दिखती हुई नजर आई है। पर जिस तरीके से अब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, काफी ज्यादा कुछ इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की बात करें, जिला परिषद के चुनाव नजदीक है। ऐसे में आगे के भविष्य को कहीं ना कहीं बीजेपी जोड़कर देख रही है। 2024 के इलेक्शन की हम बात करें, विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो ग्राउंड पर गए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और ब्लॉक लेवल पर जाकर उन्होंने काम किया है, होमवर्क किया है। उन सभी का फीडबैक मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेंगे और उसके बाद मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग जरूर होगी। पर जिस तरीके से जो जानकारी है कि जो चुनाव समिति है बीजेपी की, वो डिसाइड करेगी कि सिंबल पर चुनाव लड़े या ना लड़े। जी प्रेमराज जी, एक और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो सिंबल की जो बात की जा रही है, क्या ये एक मुख्य मुद्दा है या इसके अलावा भी कोई दूसरे ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर इस बैठक में जो है बातचीत होती नजर आ सकती है? अब बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो जानकारी है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। 10 से 15 मिनट का समय हो गया, ये बैठक जारी है लगातार। जो जानकारी है कि फिलहाल जो मुद्दा है वो चुनाव को लेकर है, क्योंकि जो प्रभारी हैं जो नियुक्त किए थे, उनसे फीडबैक मांगा गया था कि कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, लोगों के बीच जाइए और उनका फीडबैक कीजिए। यदि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो कितना फायदा बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में इस मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि मीटिंग के बाद किस तरीके की ब्रीफिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से रहती हुई नजर आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रेमराज हमारे साथ जुड़े। और महत्वपूर्ण यहां पर ही है जो सिंबल को लेकर बात की जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर पंचायती चुनाव को नहीं लड़ती थी और इतनी सक्रिय भूमिका भी नहीं निभाई जाती थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो छोटी सरकार मानी जाती है पंचायती चुनाव, इसको लेकर सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है और खुद सीएम मनोहर लाल जो है इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहा है। और तमाम वहां पर जो 22 प्रभारी हैं वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक जिले के प्रभारी वहां पर पहुंचे हैं और यानी कि बड़ी बैठक इसको माना जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बातें इस बैठक में होती हुई नजर आ सकती हैं। हरियाणा भवन के अंदर ये बैठक की जा रही है। आपको बताएं, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये एक बड़ी बैठक हो रही है और इस
इसको महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पंचायती चुनाव, और पंचायती चुनाव इस विसात से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 जो है उसमें हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ केंद्र का यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है वो भी 2024 में ही होगा। उससे पहले एक प्रैक्टिकल करने के लिए या देखने के लिए कि गांव देहात पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी सक्रिय है, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और जनता उन योजनाओं को कितना स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम बातों को लेकर ये एक मैसेज मिल जाएगा कि किस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सरकार को जाना है। तो वहीं पर गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि गुरुग्राम की ये बड़ी खबर है जहां पर जो मोबाइल है उसको लेकर मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया गया और सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई है। मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत इसको रवाना किया गया। जो टीबी के मरीज हैं उनको लेकर ये मोबाइल क्लिनिक बनाया गया है और सीएम इसको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया गया और सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई है और मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत रवाना किया गया। और आपको बताएं कि जो टीबी के मरीज हैं उनको लेकर एक सक्रिय भूमिका निभाई जा रही, उनको लेकर एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में गुरुग्राम में मोबाइल क्लिनिक को रवाना कर दिया गया और सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को यहां हरी झंडी दिखाई है। मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत रवाना किया गया है और साफ तौर पर यह संकेत दिया गया है कि जो टीबी के मरीज हैं और जो इससे पीड़ित हैं उनको इलाज मिलता हुआ नजर आएगा। और एक बड़ा और ये सुंदर प्रयास जो है वो किया गया है जिसको सीएम जो है हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए और मिशन टीबी फ्री हो, हरियाणा टीबी फ्री हो, इसके तहत रवाना किया गया है। और ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई है और मिशन टीबी फ्री, ये देखिए तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मोबाइल क्लिनिक और ये बस और इसको सीएम जो है वो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहा है। ये एक अच्छी और सुखद पहल है जिस तरह से मोबाइल क्लिनिक जो है ये खोला गया है और महत्वपूर्ण यहां पर ये रहेगा जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए खासा इलाज करती हुई नजर आएगी, उनको सहयोग करती हुई नजर आएगी और उनको उस बीमारी से निजात मिल सके इसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा। तो वहीं पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद लक्की कॉलोनी के अंदर दो सांडू की आपस में लड़ाई से 11 साल की बच्ची पलक की मौत हो चुकी है और बताया यह भी जा रहा है कि दो सांडू की लड़ाई करते समय पलक को घायल कर दिया था और गंभीर रूप से घायल बच्ची मौके पर ही दम तोड़ती हुई नजर आई। और सूचना मिलने पर विधायक रामकरण काला और पुलिस मौके पर पहुंची और विधायक ने आवारा जानवरों से हो रही परेशानियों को लेकर सरकार से जल्द कड़े कदम उठाने की मांग भी की है। वो सुबह घर से दूध लेने निकली थी, किराने की दुकान पे गुप्ता किराना स्टोर है। जैसे ही वो वहां पहुंची दो सांड लड़ रहे थे और एक सांड ने उसको हिट किया, सर पे चोट लगी, अंदरूनी ब्लीडिंग हुई, बाहर एक सिविल हॉस्पिटल लेके पहुंचे। घर पे मेरी मम्मी के पास फोन आया, मैं ही पहुंचा। जब मौके पहुंचे तो यहाँ पे अंदर इमरजेंसी में कमरा बंद था। हाँ जी बिल्कुल मेड का काम करती थी, बेचारे बच्चों को पढ़ाती थी अपने। ठीक है कि बच्चे पढ़ लेंगे, आगे ये काम नहीं करना पड़ेगा उन्हें। हमारी उसी चक्कर में यहाँ पहुंचा मौके पर। 11 साल गुड़िया की उम्र है जो एक्सपायर हुई। यहाँ पहुंचे थी तो इमरजेंसी में बंद थे, सब लोग लगे हुए थे, उन्होंने काफी कोशिश करी, एम्बुलेंस भी रेडी थी पीजीए ले आने को, लेकिन वो दम तोड़ गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग अलर्ट मोड पर आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर उनको मिलावटी सामान की शिकायत भी मिली है, जहां पर छापेमारी की जाती है। और इसी कड़ी में कैथल के प्रताप गेट पर चल रही एक दूध डेयरी पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और वहां पर दूध, क्रीम, पनीर और लस्सी के सैंपल लिए गए हैं। और छापेमारी करने वाले सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर राजदीप सिंह और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया है कि विभाग की तरफ से कोशिश रहती है कि पब्लिक को साफ सुथरा और अच्छा खाने का पदार्थ मिलता रहे। इसके लिए गुप्तचर विभाग सक्रिय रहता है और शंका होने पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी की जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने 4 सैंपल लिए हैं, इनको संबंधित लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और आगे की जांच की जाएगी, जो भी ठीक होगा उसको दुरुस्त करवाया जाए। आज की कार्रवाई सीएम फ्लाइंग के साथ की गई है जिसमें कि 4 सैंपल लिए गए हैं। पहला दूध का, दूध, दही, क्रीम और पनीर के सैंपल लिए गए।
ये सैंपल लेने के बाद अब संबंधित लैब में भेजे जाएंगे और वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई एक्ट के अनुसार की जाएगी। आज हमारे को सूचना मिली थी कि एक डेयरी है कैथल में, जहां दूध से बने हुए पदार्थ बनाए जाते हैं और वहां गुणवत्ता जांच कराई जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को शुद्ध जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो हमने इस संबंध में फूड सेफ्टी ऑफिसर कैथल से संपर्क किया, एक जॉइंट टीम कॉन्स्टिट्यूट कराई गई और फिर यहाँ एक इंस्पेक्शन कंडक्ट की है। इसमें डॉक्टर साहब के द्वारा जो है अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स के जो सैंपल लिए जा रहे हैं। उधर यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर रोजाना भारी संख्या में ट्रकों का आना जाना लगातार जारी है, जो स्टेशन के पास रेलवे यार्ड में पत्थर को अनलोड करते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर माइनिंग विभाग और सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है और मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद उपायुक्त ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी को बनाया गया। उपायुक्त पार्थ गुप्ता का कहना है कि एसडीएम से संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर की आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में रेलवे स्टेशन पर अनलोड पत्थरों की जांच की गई। यानी कि जो माइनिंग का मामला है वो तो कहीं निकलकर सामने नहीं आ रहा और डीसी ने भी इसको लेकर आगे जांच के आदेश दे दिए हैं और इसको लेकर एक निष्पक्ष जांच हो उसको लेकर भी कार्रवाई जो है प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। अवैध माइनिंग को लेके भी हमने जो है स्पेशल टीमें गठित करी है। उसके अलावा जो है ये टीमें जो है जगह जगह पर अपने जो है नाके लगाएंगे और चेकिंग करेंगी। साथ ही साथ जो हमारे सब डिवीजन लेवल कमेटी है, माइनिंग कमेटी, उनको भी निर्देश दिए गए कि बीच बीच में रेगुलर चेकिंग करते रहें ताकि अगर कोई भी वाहन जो है बिना प्रॉपर ई रवाना या डॉक्यूमेंट्स या सरकारी टैक्स दिए बिना कोई जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सके। इसी बीच में जो है हमारे तीनों सब डिविजन्स में एसडीएम खुद जो है मौके में फील्ड में उतरकर इन वाहनों पे जो है चेकिंग जरूर करते हैं। तो वहीं पर अंबाला के अंदर किसान इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और किसानों ने बताया है कि इन दिनों लंपी वायरस की वजह से पशुपालक किसान खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की गाय मरने की वजह से किसान नुकसान में जा रहा है और ऐसे में उनकी सरकार से ये मांग है कि लंपी वायरस की वजह से जान गंवाने वाले पशुओं को मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस बीमारी से बचाव की दवा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जान गंवाने वाले पशुओं को जमीन में दफनाने की जिम्मेदारी भी सरकार स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार धान की फसल कहीं ऊंची हो गई है और कहीं पर छोटी रह गई। इसके लिए सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा भी दे और किसानों की आगे मांग ये भी रही कि जिन किसानों की धान की कटाई पहले से शुरू हो गई है उनके लिए खरीद 20 सितंबर से शुरू की जाए। ये अंबाला की आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल लंपी बीमारी से जो गौवंश है वो बड़े पैमाने पर बीमार हो रही हैं और मरती हुई नजर आ रही हैं, जिससे जो किसान वर्ग है उसको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और काफी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। साफ तौर पर अंबाला के जो किसान है वो अपना ज्ञापन लेके पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर अनुरोध किया है कि हमें एक उच्च मुआवजा दिया जाए और किसानों को सरकार और प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। और फसलों को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो हमारी फसल है वो कहीं पर ऊंची तो कहीं पर नीची होती हुई नजर आई है और उसको लेकर भी सरकार हमारे लिए काम करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमने आज डीसी को अपनी मांग पत्र दिए हैं 2-3, उसके अंदर सबसे पहला मांग हमारे है जो अभी बीमारी चल रही है जो गायों के अंदर और जो 12 गाय हैं उनके जरिए बीमारी आई है। पहले तुम 12 गायों का इलाज करना चाहिए, इनको गौशाला में बंद करना चाहिए। और दूसरा जो पशु जिसकी डेथ होगी मर गए जो पशु
इसका नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो उनको उठाने के लिए मृतक पशु उठाने के लिए किसान कहीं कहीं भटक रहे हैं, जो डेयरी फार्म वाले हैं, उसका भी सरकार को कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए, भी उनको मिट्टी में दफनाया जाए, कहीं भी जैसी बीमारी आगे ना बढ़े। लंपी स्किन एक घातक बीमारी पशुओं के अंदर चल रही है, उसमें हमारे किसान मजदूरों के कुछ लोगों के तो पशु मर चुके हैं। हमारी प्रशासन से यह अपील है कि लंपी स्किन बीमारी की दवाई सरकारी हॉस्पिटल जो गांवों के अंदर बने हैं पशुओं के, उनके द्वारा मुहैया कराई जाए, और मृतक पशुओं की अस्पताल द्वारा गणना कराकर जिन लोगों के पशु मरे हैं उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। तो वहीं पर पानीपत से खबर है, जहां पर पानीपत के गांव बड़ौली के पंचायती खेतों में शव मिलने से आसपास के क्षेत्र के अंदर हड़कंप मच गया है, और इसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटती हुई नजर आई। पुलिस ने काफी समय तक मौके पर पूछताछ की, लेकिन फिर भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया है कि प्रथम जांच में इस सामने आया है कि मृतक व्यक्ति की देर रात हत्या करके शव को यहां पर फेंका गया। मृतक के पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान बताए जा रहे हैं और शव खून से लथपथ बताया जा रहा है। कि बड़ौली गांव के पंचायती खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है। जब हम यहाँ मौके पहुंचे तो काफी ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हुए थे। जो बड़ौली गांव की पंचायती जमीन है, इसको गांव के ही जोगिंदर नाम के आदमी ने ठेके पे ले रखा है। वो सुबह करीब 6:30 बजे जब अपने खेत में चक्कर लगाने के लिए आया तो उसने देखा कि सड़क के करीब 20 मीटर अंदर चल के जीरी के खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है। लग रहा है कि एक बंदे ने तो इसकी डेथ की नहीं है, 3-4 होंगे जो भी हैं, क्योंकि टूटने से ही पता लग रहा है, उधर देखने से ही वो लग रहा है। और पीछे सिर में चोट के निशान है, गले पे भी निशान है, पैंट भी थोड़ी निकली हुई थी। वो तो बाद में भी यहाँ गांव से एक भाई उसने ऊपर करी थी, फिर इसकी पैंट भी निकली हुई थी इसकी। तो इसको पहले नहीं कभी देखा आसपास में? नहीं, आसपास में अभी भी नहीं देखा हमने, तो अभी पहचान में नहीं आ रहा है कौन कहाँ से है। तो वहीं पर अंबाला के अंदर इन दोनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही। आपको बताएं कि अंबाला के जैन कॉलेज रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से एक चोरी का दरअसल मामला निकलकर सामने आया है, और यहां पर बीती रात को 2 नकाबपोश एटीएम का ताला तोड़कर बूथ के अंदर से घुस आए और कैश चोरी करने के लिए कैश बॉक्स को तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर बैंक मैनेजर नेहा अग्रवाल ने बताया है कि रात को ही सूचना मिली थी कि एटीएम का ताला टूटा हुआ है और कैमरे के नीचे गिरने की भी सूचना मिली। इसके बाद मौके पर कैश अधिकारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। तब तक दोनों नकाबपोश जो है मौके से फरार हो गए थे और आगे का अब पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हमारे पास कल रात को 3 बजे मेरे पास फोन आया था कि हमारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो टूटे हुए हैं और उनको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है हमारे एटीएम में। तो उसी समय पे फिर जो हमारे कैश ऑफिसर हैं सानी जी हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस और स्टाफ हमारा ब्रांच में पहुंच गया था। वहाँ पे आके हमने देखा कि शटर के जो ताले थे वो टूटे हुए थे और अंदर जो हमारी मशीनें थी, कैमरे सारे तोड़ दिए गए थे। एटीएम को खोलने की कोशिश की गई थी बैंक ने, लेकिन अभी ना 15 से 20 दिन पहले ही एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सर्विलेंस सिस्टम लगाया है, जिसके बीच में एक ऐसा हिडन कैमरा है जो शायद लोगों को नहीं पता होता और उसके अंदर एक स्पीकर भी होता है। ये गेल रोड पे एसबीआई का एटीएम है, वहां तो चोरी नहीं हुई लेकिन चोरी की कोशिश हुई है। तो सुबह कोई 3 बजे के आसपास वहां पे शटर के ताले तोड़ के अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन जैसे ही एंटर हुए हैं पुलिस की जैसे ही वहां गाड़ी घूम रही थी तो उसकी आम पाके वो वहां से निकल गए हैं। तो चोरी की कोशिश हुई है, चोरी नहीं। सोनीपत के सेक्टर 4 के अंदर स्टेडियम में बनाया गया हॉकी टर्फ मैदान देखरेख के अभाव में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और 7 साल से ज्यादा समय में देख रेख न होने की वजह से ये फट चुका है। आपको बताएं कि दोनों गोल पोस्ट टूटे हुए हैं और एस्ट्रो टर्फ की सफाई न होने की वजह से मैदान पर खिलाड़ियों को हर दिन इंजरी होती हुई नजर आती। पानी लगाने वाली गन काम नहीं करती है और मैदान की देखरेख करने वाला कोई भी नजर नहीं आता। सुबह 4 बजे खुद महिला खिलाड़ी मैदान पर पहुंचकर पानी का छिड़काव करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ साफ सफाई भी खुद ही करती है। तो आते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है सर, अप डाउन करना पड़ता है। यहाँ से देखिए सर, आप कितना 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का ये है,
बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए सर कुछ थोड़ी बहुत सुविधा तो कैसी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। सर यहाँ पे इन दिनों जब से मैं आया हूँ तब से तो मुझे पता चल रहा है कि सर ये 7-8 साल हो गए इस ट्रक में, बट सर यहाँ पे इसकी कोई देख रेख नहीं है। इसमें केयर टेकर है? कोई केयर टेकर भी नहीं है, मतलब ग्राउंडमैन ऐसा होना चाहिए एज इट इज। यहाँ पे जब भी कोई मर जाए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो सर इसके लिए एक तो पूरी अच्छी सी सुविधा होनी चाहिए। सेक्टर 4 के स्टेडियम में जो एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है वो लगभग 2015 में लगाया गया था, करीब 7-8 साल हो गए उसको। अब जो है एक तो एक टाइम पीरियड हो गया है और बच्चे वहाँ पे खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा उसको रिपेयर की जरूरत है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को भी मैंने एस्टिमेट बनवा के भेज रखा है और एडीसी साहब से भी हम हेल्प ले रहे हैं और उन्होंने हमारे इसको जो हमने प्रस्ताव एडीसी साहब को रखा था डी प्लान से वो रिपेयर करवाने के लिए हमारे उनके ग्राउंड को, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव मान लिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।